बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ब्लॉक 1 की पूरी कंप्लीट उसकी कोशिश करेंगे। सबसे जो फर्स्ट स्टेशन आएगा ना, आपको उसमें से आपको हिस्टोडायग्राम जो माइक्रोस्कोप के नीचे रखी गई होंगी और आपने उसके आईडी पॉइंट्स बताने होंगे और आइडेंटिफाई भी करना होगा। तो जब भी आपको ऐसे फ्लैट सेल्स और पॉलीगोनल सेल्स नजर आ रहे हैं, देखिए अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये एक फ्लैट आपको जैसे 5 कॉर्नर्स वाले सेल्स है ना, वैसे वैसे सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे। इनका जो न्यूक्लियस होगा ना, वो भी फ्लैट होगा। मतलब आप दो आईडी पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एक पॉलीगोनल सेल्स और एक साथ में बताना है फ्लैट एंड न्यूक्लियस। और बस आपने ये आपको सिंपल स्कीमस एपिथेलियम ऐसे कवर हो जाएगी। लेकिन जब आप स्ट्रेटिफाइड स्कीमस एपिथेलियम की बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले देखें एक ऊपर लेयर नजर आ रही है, उसके नीचे एक और लेयर नजर आ रही है, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी किया ना आपको जूम, तो इसके अंदर आपको देखिए पॉलीगोनल सेल्स है, लेकिन एक से ज़्यादा लेयर्स के अंदर वो प्रेजेंट है। तो आपको इस तरह आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास है। आपने जो पॉइंट्स है ना, आईडी पॉइंट्स, वो अपने वही बताने हैं अपने जो सिंपल स्केमस के थे। लेकिन इसमें आपने ऐड क्या करना है, इसमें मल्टी लेयर्ड होता है क्योंकि स्ट्रेटिफाइड स्केमस। अब स्ट्रेटिफाइड स्केमस कैटनाइज की बात करें तो देखिए आपको जो ऊपर वाली लेयर है ना, ऊपर एक वाइटिश वाइटिश सी ऐसे लगा फ्लूइड जैसे ऑयली ऑयली सी लेयर प्रेजेंट है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा यहाँ पे कैटनाइज मतलब स्ट्रेटिफाइड स्केमस कैटनाइज एपिथेलियम है। बाकी आईडी पॉइंट्स वही रहेंगे और इनकी लोकेशन आप एक बार बुक रीड करके देख लें। और यहाँ पे भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्केमस वाली, लेकिन ऊपर कोई लेयर नहीं प्रेजेंट। देखिए अगर देखेंगे तो आपको सिंपल, अगर दोनों के कंपैरिजन में देखेंगे तो इस तरफ आपको देखेंगे वो काइटिन की लेयर नजर आ रही है और इधर कुछ भी नहीं है। ओके, अब क्यूबोइडल सेल्स की बात करेंगे तो आपको देखें, आपको नजर ही आ रहे हैं कि यहाँ पे क्यूबोइडल मतलब इनकी ऐसे सेल्स, इनकी हाइट और विड्थ बिल्कुल एक जितनी होगी। ओके, ये आपके पास क्यूबोइडल सेल्स आ जाएंगे और इसी तरह आपने सिंपल क्यूबोइडल के पॉइंट्स बता देने हैं कि हाइट उनकी विड्थ से एक बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद आपने बताना इनका जो न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रली प्लेस्ड होगा। बस ये एक दो पॉइंट बता देने हैं। और अगर स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल की बात करेंगे तो देखें आपके पास हैं क्यूबोइडल सेल्स, लेकिन वो दो लेयर्स मैंने मार्क भी किए हुए हैं कि वो दो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। एक ऊपर लेयर है, उसके नीचे लेयर है, मतलब मैंने आपको दो लेयर्स बना के दिखाई हुई है। ओके, पॉइंट्स वही रहेंगे और यहाँ पे लंबे लंबे सेल्स होंगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। ये हमारे पास सिंपल कलमनर एपिथेलियम आ जाएगी। और सिंपल कलमनर के बाद आपने बताना न्यूक्लियस इनका होगा बेजल न्यूक्लियस। आपने ये वीक पॉइंट आरडी पॉइंट बता देना। ओके, उसके बाद आपके पास आ जाती है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। ठीक है, इसमें देखें आपको पहले एक कॉलमनर की एक लेयर नजर आ रही है और उसके मैंने इनको पार्टीशन कर दिया है कि नीचे एक कॉलमनर सेल की लेयर है और ऊपर भी एक मतलब उसके ऊपर लेयर है कॉलमनर सेल की। तो स्ट्रेटिफाइड यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहा है कि लंबे लंबे से सेल हैं और इनका न्यूक्लियस बेजल न्यूक्लियस होगा। ओके, मतलब स्टार्टिंग पे ही प्रेजेंट होगा। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऊपर डोम लाइक, अगर वो देखेंगे ना डोम बना हुआ है, जैसे जैसे गुंबद नुमा अगर आप देखेंगे ना सेल वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, मैंने मार्क भी किया हुआ। देखें इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जो ऊपर सबसे ऊपर होंगे ना यूरोथेलियम मतलब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होंगे। इनकी 5 to 6 लेयर होंगी। बस आपने यही पॉइंट करना है, सबसे नीचे वाली लेयर होगी फ्लैट सेल्स की, उसके ऊपर ऊपर सेल्स पॉलीगोनल होते जाएंगे। तो आपने ये भी जस्ट एक बार आईडी पॉइंट से रीड कर लेना है। नेक्स्ट ये आपके पास स्प्लीन की डायग्राम में देखिए, उसके अंदर व्हाइट पल्प प्रेजेंट है, रेड पल्प प्रेजेंट है, ये उसके आईडी पॉइंट्स हैं साथ में। जब आपको सर्कल सर्कल सा नजर आ रहा है और एक स्प्लीनिक कैप्सूल आपके ऊपर उसके ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्प्लीनिक कैप्सूल है। उसके बाद थाइमस की बात करेंगे तो थाइमस के अंदर एक मेडल्ला प्रेजेंट होगा, उसका कलर आपको ना पर्पल पर्पल सा नजर आ रहा होगा। थाइमिक कोर्टेक्स होती है, थाइमिक मेडल्ला होता है, और इसके ऊपर भी थाइमिक, ये देखिए आपको नजर भी आ रहा है व्हाइट सा, ये थाइमिक कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ये तीन इसके आईडी पॉइंट्स हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ना जब भी बहुत ज़्यादा जनरल सेंटर सर्कल सर्कल से बहुत ज़्यादा नजर आ रहे होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये एक लिम्फ नोड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना जनरल सेंटर प्रेजेंट होता है जहाँ से लिम्फेटिक नोड्यूल्स या लिम्फ फॉलिकल्स में बनना होता है। ओके, ये करने के बाद आपके पास अपेंडिक्स के अंदर सिंपल आपके पास स्टार सा बना होगा, वो जस्ट रेक्टिकली करना है, वहाँ बताना नहीं है। ओके, यहाँ पे आपने सिरोजा बता देनी है, सब मिकोजा बता देनी है, मस्कुलर मिकोजा एक्सेट्रा, जस्ट आपने आईडी पॉइंट्स बता देने हैं इसके थोड़े से। ये आपके पास कम बहुत कम आएगी क्योंकि ये आपके इस मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, जस्ट आपका लिम्फ नोड लिम्फेटिक ऑर्गन्स पार्ट से। टॉन्सिल्स के अंदर भी टॉन्सिल सबसे पहले आपको अंदर लिम्फोइड फॉलिकल्स बता देंगे, उसके अंदर कैप्सूल वगैरह बता देंगे। जस्ट मोर देन इनफ। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपने बताना है, यहाँ पे हमारे पास कैप्सूल तो प्रेजेंट होंगे, मतलब यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है कोलेजन फाइबर्स, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो यहाँ पे फाइबर्स होंगे और फाइबर ब्लास्ट होंगे, मतलब यहाँ पे अबंडेंट हमारे पास वो ग्राउंड सब्सटेंस भी प्रेजेंट होगा। ओके, दो पॉइंट आईडी पॉइंट्स में आपने बताना है अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस, और साथ में आपने बताना है यहाँ पे फाइबर्स बहुत कम प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी प्लेस्ड फाइबर होंगे, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ना डेंसिटी प्लेस्ड फाइबर, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस बहुत कम होगा। ओके, ड्रॉ करने के लिए आ जाए तो सिंपल कॉलमनर के अंदर आपने एक लंबे लंबे से जैसे बॉक्स बॉक्स होते हैं ना लंबे से, वैसे सेल बना देने हैं, और ये आपके पास कॉलमनर सेल्स विद माइक्रोविलाई, ऊपर आपने माइक्रोविलाई ड्रॉ कर देनी है। ओके, उसके बाद ये आपके पास सेम उसी तरह आपके पास सिलेटिव कॉलमनर सेल्स आ जाएंगे। देन आपके पास कुछ खास नहीं है। अब देखिए आपके पास ये आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, लेकिन पॉलीगोनल सेल्स आपने ड्रॉ करने के लिए आएंगे ना, तो आपने पॉलीगोनल सेल्स बता देने हैं, उसके अंदर वो सेंट्रली प्लेस उनका न्यूक्लियस फ्लैटेंड न्यूक्लियस बता देना। ओके, सिंपल कीबोर्डल के अंदर मैंने आपको बताया हाइट और वेट उनकी सेम होगी, जस्ट आपने इसी तरह ड्रॉ कर देने हैं और सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस के बारे में बता देना है। उसके बाद अपने कोलमनर सेल्स के बारे में ये बता देना, और ऊपर सीलिया वगैरह बना देंगे, तो वो इस तरफ इसमें ड्रॉ करके आपको दिखाए हुए हैं। उसके बाद आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्केमस एपिथेलियम में सबसे नीचे आपने बताने हैं कि कोइडल सेल्स होंगे, उसके ऊपर पॉलीगोनल सेल्स होंगे, और ऊपर मैंने आपको पता वो जो मार्क किया हुआ है ना, मतलब
वो रफ सी क्लियर बनाई हुई है, वो कैरेटिन प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, कैरेटिन के नीचे आपने बताना है कि आपके पास जो लेयर होती है वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसे यूरोथेलियम कहते हैं, उसके सबसे ऊपर डोम लाइक सेल्स मैं आपको पहले ड्रॉ कर बता के आऊँ। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करेंगे, सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे, 5 to 6 पॉलीगोनल सेल्स की प्लेट, मतलब सबसे नीचे क्यूबोइडल सेल्स, ये आपको मैंने बताए हुए हैं क्यूबोइडल सेल्स, उसके ऊपर पॉलीगोनल, उसके ऊपर डोम लाइक सेल्स होंगे। ओके, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल के अंदर देखें, स्ट्रेटिफाइड है ना, मतलब क्यूबोइडल की ज़्यादा लेयर्स हैं, ये क्यूबोइडल के ऊपर एक क्यूबोइडल के लेयर, बाकी सारे पॉइंट्स ऑफ आईडी सेम। उसके अंदर ये आपके पास सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड अगर बताएंगे तो आपने इस तरह ड्रॉ कर देने। ओके, और आपके पास सिंपल ट्यूबुलर जो आपके पास होंगे वो ग्लैंड आपको ये आ जाएंगे। ओके, देन आपने बताना है ये सिंपल एसिनार, मतलब देखें जहाँ पे आपके पास सिंपल सा बना होगा ना ऊपर यू शेप, तो वो आपने ट्यूबुलर कहते हैं, लेकिन आगे अगर आपके बल्ब की तरह का शक्ल बनी होगी ना, तो वो एसिनार ग्लैंड है। ये अब ये देखिए यहाँ पे वो यू शेप भी है और बल्ब की शेप भी है, तो ट्यूब्यूलो एसिनार ग्लैंड आ गया आपके पास। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जस्ट आपने फाइबर से बना देना लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स, और साथ में फाइब्रोब्लास्ट वगैरह बना देने हैं। बस एक बार इसे गौर से देख लें। नेक्स्ट आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर गोब्लेट सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, उसके बाद लिम्फोसाइट थोड़े से हो सकते हैं, और अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस आप बता देंगे। इसे एक बार स्लाइवरी ग्लैंड आपके पास नहीं आएगा आपको अभी। उसके बाद ये आपके पास स्प्लीन ड्रॉ की गई है, स्प्लीन के ऊपर सबसे पहले कैप्सूल होगा, कैप्सूल के बाद आपने बताना है यहाँ पे वेन्स वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। ओके, उसके अंदर आपके पास ये सर्कल सर्कल से जो बनाए गए ना, ये आपके पास रेड और साथ में व्हाइट आपके पल प्रेजेंट है। ओके, सबसे पहले आपके पास आप प्राइमोडियल फॉलिकल होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल ऊपर येलो येलो से प्रेजेंट है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसके अंदर ये प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके, ये जब मेच्योर होता है ग्रोइंग फॉलिकल बन जाता है, वहाँ से प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक लेयर होती है जिसे कवर किया जाता है जोना पैलेसोडा वगैरह। ओके, उसके बाद जोना या अब ये देखें जो ऊपर येलो येलो सी लेयर थी उसको हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना, और अंदर जो लेयर बन रही है ना, मतलब ये होगी थीका इंटरना। ओके, उसके बाद आपने बताना ये अंदर जो पड़ा होता है प्राइमरी ओसाइट है, उसको कवर जिसने किया था जोना पैलेसोडा, ये सेम पिछले की तरह। अब जहाँ पे ये देखिए ये बहुत थिन सी लेयर हो जाएगी, और जहाँ पे ये मतलब इसने कवर किया होगा ना प्राइमरी ओसाइट को, वो जहाँ पे अब इसे कहेंगे कि कॉर्पस ओरोफस है। ओके, बाकी सही थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास ये क्लिनिकल है, जस्ट एक बार रीड कर लेंगे एक बार। प्राइमोडियल फॉलिकल से दो हमारे पास ओसाइट बन गए हुए हैं, 3 ओसाइट बन गए हुए हैं यहाँ पे स्पर्म में, मतलब उसके 2 हेड निकले हैं या 2 टेल आ गई हैं एक्सेट्रा, ये आपके एब्नॉर्मलिटीज आ जाएंगी। जैसे इसे देख लें, आपके पास फॉलिकल पहले ग्रोइंग फॉलिकल होगा, फिर वो रप्चर होगा। ठीक है, रप्चर होने के बाद वो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, वहाँ से जो वो कॉर्पस ओरिफिस के सेल्स होंगे वो आगे की तरफ मूव करेंगे। बस आपने जस्ट यही बता देना। ओके, नेक्स्ट आपके पास देखिए जब वो हमारे पास इम्प्लांट होता है ना मदर के एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, वहाँ पे उसके पास 2 लेयर्स मेन आते हैं, एक वो जो आपको येलो येलो से नजर आ रही है और एक ब्लू सी। येलो वाली आपके पास नजर आ जाएगी हाइपोब्लास्ट, और ऊपर जो आपके पास एपीब्लास्ट की लेयर है। ठीक है, अब जो आपके पास लाइट ग्रीन से कलर है वो आपके पास है साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो फुल ग्रीन कलर है वो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है, मतलब जिसने मदर की एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेड होना है। तो ये आपके पास मदर के जो यूट्रस के ग्लैंड एक्सेट्रा प्रेजेंट होंगे। उसी तरह देखिए ये आपके पास हाइपोब्लास्ट आ जाएगा येलो वाला, उसके बाद ब्लू वाला एपीब्लास्ट आ जाएगा, अंदर आपके पास एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होगी। ओके, वही आपके पास लाइट ग्रीन और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, उसके बाद अगर आगे की तरफ मूव करें तो आप वो देखें इनके दरमियान अब स्पेसिस आ गई हैं अंदर की तरफ, जो आपके पास एक्स्ट्रा सिलोमिक जो हमारे पास थी ना मेम्ब्रेन जो येलो सी थी, अब इसके अंदर स्पेसिस आ जाएंगी जो इसे डिवाइड कर देंगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सप्लिनिक सप्लैंक्निक मेसोडर्म जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। ओके, जो बाहर की तरफ है वो सोमैटिक मेसोडर्म आ जाएगी। ओके, अब आपके पास वो इससे साइटोट्रोफोब्लास्ट जो हल्का सा मतलब पैरेट कलर का है, और फुल ग्रीन जो सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट, और अदर अब मदर के अब जो वेसल्स वगैरह प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है, तो ये रेड रेड सी हम कह देंगे ट्रोफोब्लास्टिक लैक्यून है जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ओके, इसी तरह आगे आपके पास बस सारा कुछ सेम है, जैसे आपके पास प्राइमरी विलस की डेवलपमेंट जब होगी, जब 2 से 3 वो आपस में मिल जाएंगे ना, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की अकुमुलेशन होने लग जाएगी, तो ये आपके पास प्राइमरी विलाया है। अब एक तरफ से मुंह बनना था जो वहाँ ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन आ जाएगी, और दूसरी तरफ आपने बताना है ये कनेक्टिव स्टाक आपस में कनेक्टेड है। बस एक बार वो से देख लें। ठीक है, सेम वही डायग्राम एपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट, उसके बाद योग सैक एटसेट्रा कुछ भी नहीं है, सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप ये नोटोकोड की डेवलपमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, प्रिमिटिव स्टिक, उसके बाद ये आपका प्रिमिटिव नोड है, प्रिमिटिव स्टिक डेवलप की गई है। ऊपर वही जो हमने पढ़ा था जो ब्लू में था एपीब्लास्ट, और नीचे ये येलो में था हाइपोब्लास्ट, उनके दरमियान सेल्स वो आपके पास नोटोकोड वगैरह डेवलप हो रही है। अगर हमारे पास नोटोकोड दोनों साइड से मतलब हेड और दोनों तरफ डेवलप होती रहे और रुके ना, तो हम कह देंगे ये सैक्रोकोक्सिजियल टेराटोमा बन गया हमारे पास। ओके, ये क्लिनिकल था। उसके बाद आपने इसे गौर से देखना, ये सारी डायग्राम वही है, लेकिन इसमें क्या हो गया कि आपके पास जो प्राइमरी विलस है ना, ओरोफ्रिंजियल मेम्ब्रेन आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, उसमें जस्ट मतलब आपने एक्स्ट्रा सोमैटिक मेसोडर्म देख लिया अंदर की तरफ है, जो उससे वायर ऑफ सप्लैंक्टिन मेसोडर्म है, कुछ नहीं है। यहाँ पे इससे हम बताएंगे ये काउडल डिसजेनेसिस है, मतलब जो टांगे हैं ना वो आपस में मिल गई हैं हुई हैं। ओके, ये काउडल डिसजेनेसिस कह देंगे। अब इसी तरह जब देखें ऊपर की तरफ हेड बनना है, वहाँ पे एंटीरियर न्यूरोपोर मतलब एक सुराख सा रह जाएगा, और नीचे की तरफ कह देंगे ये पोस्टीरियर न्यूरोपोर है। ओके,
उसके बाद बताएंगे यहाँ पे पेरिकार्डियल बल्ज जो होगा, उसके बाद कनेक्टिव स्टॉक, मतलब कुछ खास नहीं है। अब देखिए लेंस प्लीकोड वो एरिया को जहाँ से आंखें बननी है, ओटिक जहाँ से ईयर बनने हैं, या आपके पास फ्रिंजल आर्चिस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद जहाँ से हार्ट बनना है, विटलाइन डक्ट बननी है, एलेंटोइंस जहाँ से लिम्स बनने हैं, कुछ खास नहीं है। उसके बाद आप देखें आपके पास ये दिखाया गया है ऊपर, जब आपका हेड डेवलप ही ना हो तो हम कहेंगे एनएनसेफली है। बाकी दोनों आपके पास स्पाइना बाइफिडा, मतलब जो आपकी कमर के ऊपर ना वो होल रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपने बुक से देखा हुआ है एमनियोटिक कैविटी, एंडोडर्म वगैरह आपको आइडिया है, ठीक है। एक्टोडर्म क्या क्या है, एंडोडर्म क्या है, ओरोफिंजियल मेम्ब्रेन वो एरिया को जहाँ से माउथ डेवलप होना है। ये देखें आपके पास जहाँ से हार्ट बल्ज दिखाया गया है, फोरगट, हाइंडगट एक्सेट्रा, ये आपको मैंने बुक से अपनी वीडियो के अंदर पहले ही पढ़ा चुका हूँ। जैसे आपने इनके नाम याद कर लेनी, या वो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आपके पास ये इंपॉर्टेंट डायग्राम थी, देखिए ये न्यूरल ट्यूब है ना, नोटोकोड के इर्द, ये नोटोकोड थी ये वाली ब्लैक सी है जो, उसके इर्द गिर्द अपना हमारे पास 3 किस्म के सेल आएंगे, ठीक है। एक होंगे हमारे पास स्क्लेरोटोमल सेल्स, डर्माटोमल सेल और मायोटोमल। स्क्लेरोटोम से बोन्स वगैरह, डर्माटोम से मसल वगैरह बने, बल्कि मायोटोम से मसल वगैरह बनेंगे, ओके। ये आपने याद रख लेनी है, ओके। न्यूरल ट्यूब के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको डोर्सल एओर्टा, ये एक बार डायग्राम्स आपने खुद अच्छे से रीड करनी है बुक से जो मैंने आपको दिखाई है। टर्शियरी विलायत तब बनेंगे जब आपके पास प्राइमरी विलायस के अंदर वो स्पेसिस आ जाएंगी, तो वो टर्शियरी विलायस बन जाएंगे, ओके। अब ये सेंसाटिव ट्रोफोब्लास्ट, वही आपके पास जो फुल ग्रीन है और जो हल्का सा ग्रीन है वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है। अंदर की तरफ एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट है, वहाँ पे योग से प्रेजेंट है कुछ, अब आपको आइडिया हो ही गया इस चीज़ का। तो अब जब आपने डेवलपमेंट स्प्लीन करनी थी तो आपको पता होना चाहिए था, ऊपर आंखें जहाँ से बनी हुई है वो ओरल फ्रिंजियल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, वहाँ से आगे गट के आगे ट्रैकियोसोफिजियल डायवर्टिकुलम जहाँ से हमारे पास ट्रैकिया और इसोफेगस बनी है, ठीक है। उसके बाद स्टमक का आपको हल्की सी डायलेशन है, आगे लीवर है, पेंक्रियाज, स्प्लीन आपको मैं वहाँ से अपनी वीडियोस के अंदर करवा चुका हूँ, जस्ट आप वहाँ से कर लें, आपकी मोर देन इनफ ओस पे हो जाएगी। आपके पास कभी कभार उस पर आ जाती है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, मतलब आपको ना वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड लाइक मिसाल कुछ 24 डेट बता दिया कि ये लास्ट ना मेंस्ट्रुअल पीरियड है, ओके। लाइक 24 दिसंबर को ना एक फीमेल है, उसे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हुए थे 24 दिसंबर को। आगे जैसे ही मतलब अब हम बताएंगे एक्सपेक्टेड डिलीवरी उसकी, मतलब बेबी का डिलीवर होगा तो हम बताएंगे लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड आया था ना वो 24 यहाँ पे लिख देंगे। आगे 9th मंथ ऐड कर देंगे और 7 डेज हमने मतलब देखें 24th जो बच्चे हुए थे ना दिसंबर के दिन वो भी ऐड कर दिए, ठीक है, +7। अब ऐसे आगे चलते गए तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आएगी ना वो आ जाएगी 1 अक्टूबर। इसी तरह गेस्टेशनल एज के अंदर सिंपल आपने 24 डेज उसमें से कम हो जाते हैं, ओके। जस्ट एम्ब्रियोनिक एज बल्कि ये आपके पास होगी 5 वीक्स 2 डेज, वो आपके पास जस्ट आपको मैंने फार्मूला बता दिया, जस्ट आपने वहीं से करना है। अब जीए की ओएसपी के अंदर आपके पास बोन्स की टाइप आ सकते हैं, देखिए फ्लैट बोन्स ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास लॉन्ग बोन्स मतलब फीमर वगैरह आपके पास, और दूसरी टीबिया वगैरह आ जाएगी। सीसामोइड बोन जो मतलब किसी टेंडन के ऊपर प्रेजेंट होती है, लाइक टेलर बोन आ गई उसके बाद, ठीक है। ये आपके शॉर्ट बोन्स में लेटरल क्यूनिफॉर्म वगैरह आ जाएगी, मिडिल क्यूनिफॉर्म वगैरह आ जाएंगी। इरेगुलर बोन में वर्टिब्रल बोन्स आ जाएंगी। ये सुचर्स आपको डिफरेंट टाइप से जाइटल सुचर्स देखें, जो देखें आगे कोरोनल सुचर सबसे आगे प्रेजेंट होता है, जो दोनों को हाफ में डिवाइड कर रहा है वो सैजिटल सुचर होगा, जो फुल पीछे वो लैम्बडॉइड सुचर होगा, वो ओसिपिटल बोन के पास, ओके। अब यहाँ से नेक्स्ट हमारी ओपी स्टार्ट होती है फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में आपने बताना है ईएसआर क्या होता है, ठीक है। ईएसआर इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट होता है। मेल के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से 15, फीमेल में 0 से 20। अब इसका प्रिंसिपल यही बताना है कि आपने वर्टिकली ट्यूब के अंदर ब्लड भी डाल देना है, ठीक है, और अपने साथ में आप एंटीकोगुलेंट वगैरह डाल देना है। अब वक्त के साथ क्या होगा कि वो अब ब्लड के आरबीसी की वो अब डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोड दे देना है पेशेंट को, उसके बाद आपने बताना है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अलीम है, मैं आपका खून का मुआयना करूँगा। उम्मीद है इसके दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर हो तो मुझे बताइएगा, अपना मुआयना वहीं पर रोक दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए, वेस्ट्रोजन ट्यूब होती है, वेस्ट्रोजन रैक, डिस्पोजेबल सिरिंज आपके पास गिवन है, ये आपके ऊपर सिरिंज गिवन है। उसके बाद डिस्पोजेबल ये ट्यूब वेस्ट्रोजन ट्यूब है, जिसके अंदर ट्यूब को लटकाना है, वो वेस्ट्रोजन रैक है, ओके। यहाँ से आपने रीडिंग वगैरह ले लेनी है। फिर आपके पास एंटी कोगुलेंट कौन सा यूज़ करना है, सोडियम सिट्रेट 3.8%, ओके। अब आपने क्या करना है, अपनी सबसे पहले ना ये ट्यूब जो आपने लंबी सी ली हुई है ना, इसके अंदर 0.4 ml सोडियम सिट्रेट सोल्यूशन डाल देना है। उसके बाद 1.6 ml आपने ब्लड लेके निकाल देना है। अब ये टोटल आपके पास 2 ml सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिरिंज वगैरह लेनी है, सिरिंज वगैरह से आपने ना जल्दी से वहाँ से ब्लड निकालना है, मतलब ये जो आपने डाला हुआ ना इसको आपने उसके अंदर डाल देना है। मतलब सबसे पहले आपने इन दोनों को छोटी वाली ट्यूब के अंदर मिक्स किया था, देन आपने सिरिंज के जरिए आपने इसके अंदर डाल लगा दिया वेस्ट्रोजन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब वेस्ट्रोजन ट्यूब के अंदर आपका ब्लड आ गया। उसके बाद आपने ये आपको प्रैक्टिकल आपने एक बार यूट्यूब से देख लेना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। देन आपने उसे टाइम देना, उसे 1 घंटे के लिए इस रैक के अंदर लगा देना है। ये अपने सारे स्टेप्स असल में आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपकी बुक प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर स्टेप्स कौन से हैं। आपको जो वीडियोस देख रहे होते हैं ना यूट्यूब वगैरह से, वहाँ पे पूरे स्टेप्स नहीं बता रहे होते वो, इसलिए आपके नंबर वहाँ पे उसमें कट जाते हैं। आपने 1 घंटे के लिए वहाँ पे छोड़ देना उसे, और 1 घंटे के बाद आपको रिजल्ट आ जाएंगे। अब ये सर को कौन सी इफेक्ट कर रहे होते हैं, आरबीसी की शेप क्या है, नंबर क्या है, ठीक है, वहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन कितनी है, बॉडी टेम्परेचर क्या है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो ये सारे आपके ये सार को जो तंग कर रहे थे वो फैक्टर थे, ठीक है।
अब हमारे पास डिफरेंट कंडीशन इसके अंदर ईएसआर बढ़ जाता है, लाइक फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी होती हैं और पैथोलॉजिकल कंडीशन भी हैं। ईएसआर मतलब फिजियोलॉजिकली पर मेल होते हैं ना, ठीक है, फीमेल के अंदर बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुएशन, ये सारे वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर ईएसआर बढ़ जाता है, ठीक है। अब ईएसआर कम किसके अंदर होता है, बच्चों के अंदर, और हाई एल्टीट्यूड पे जाके ईएसआर कम हो जाता है। ये आपके पास साथ में प्रैक्टिकल साथ क्वेश्चन आ सकते हैं। पैथोलॉजिकल ईएसआर किस में बढ़ेगा, आपके पास अनीमिया के अंदर, एक्यूट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन, सीवियर ट्रॉमा, ये सारी आपने पैथोलॉजिकल वाली देख लेना है, बढ़ता किसमें है। पैथोलॉजिकली ईएसआर कम किसके अंदर होता है, पॉलीसाइथीमिया के अंदर, उसके बाद स्फीरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया में कम हो जाएगा। ओके, ये आपके पास सारा गिवन है। ओके, देन आपके पास ब्लीडिंग टाइम वाला प्रैक्टिकल आ जाएगा। सबसे पहले आप बताना है कि आपने कट बनाना है, कट के अंदर से ब्लड जो निकलेगा ना, ठीक है, अब ब्लड वो कम कब तक बंद होगा ना, मतलब ब्लड निकलना, वो आपका ब्लीडिंग टाइम है, ठीक है। मतलब ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग से स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग तक का टाइम, ठीक है। अब मेथड में आपने ये चार मेथड आपको गिवन है, ड्यूक और आईवीआई मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो मेनली ड्यूक मेथड परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा हम कट लगा लेते हैं, मतलब आप प्रिक करते हैं अपने फिंगर के अंदर। सर आपको अपने करना कैसे, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अलीम है, मैं आपका मुआयना करूंगा। और इसके दौरान मुझे आपको उंगली पर या आपके कान के ऊपर छोटा सा प्रिक करना पड़ेगा। उम्मीद है उसके दौरान आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगर हो तो मुझे बताइएगा, अपना मुआयना वहीं पर रोक रोक दूंगा। बस आपने आप कंसर्न सब में सेम रहेगी। ओके, आपने अपना इंट्रो दे दिया, कंसेंट वगैरह ले ली, ठीक है। आपके पास क्या क्या चाहिए, स्पिरिट स्वैप चाहिए, ठीक है, जहाँ से जिससे आपने साफ करना है लेंसिट, जिसके अंदर आपने मतलब ब्रिक करना है, स्टोवा चाहिए ताकि आपको टाइम का पता चल जाए, फिल्टर पेपर जिसके ऊपर आपने वो ब्लड को लगाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने वो पकड़ के ना मतलब साइड्स कहाँ से ब्लड कहाँ से निकाल सकते हैं, अपनी फिंगर टिप से और कान से, ठीक है। जो ये लोब्यूल होती है ना, जिसके अंदर मेनली गर्ल्स पहन देती हैं वो ईयरिंग्स वगैरह ना। तो प्रोसीजर में आपने सबसे पहले बताना है कि आपने वो जो स्पिरिट स्वैप थी ना, उससे अपनी उंगली को साफ कर लेना है, फिंगर टिप को, ठीक है। उसके बाद आपने वो स्टीराइल एनसीट लेके उसके अंदर पंक्चर करना है। अब जैसे करने के बाद पंक्चर आपने क्या करना है, अब हर 15 सेकंड के बाद, उससे ज़्यादा प्रेस नहीं करना, ठीक है। अब हर 15 आपने ना एक मार्कर लेके ना, अब इस तरह 0 सेकंड, फिर 15 सेकंड, 30 सेकंड आपने ना रीडिंग लिख लेनी है। और हर सेकंड 15 सेकंड के बाद ना स्टॉप वॉच अपने मेजर करते जाना है। हर 15 सेकंड के बाद ना उसी पंक्चर वाली साइड से आपने फिल्टर पेपर पे ऊपर लगाना है। और तब तक लगाते जाना है जब तक वो आपका खत्म नहीं हो जाता, ड्रॉप डिसअपियर नहीं हो जाता वहाँ पे लगना ना। तो फिर आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, वो आपका आ जाएगा ब्लीडिंग टाइम। इसी तरह ब्लीडिंग टाइम पर लॉन्ग किसके अंदर होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब हमारे पास प्लेटलेट कम हो जाता है या प्लेटलेट की फंक्शन खराब हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या आपके पास कॉन्जेंटल कोई थ्रोम्बोस्थीनिया हो जाए, या वोन विल्बर डिजीज, वोन विल्बर डिजीज आ जाएगी, या डीआईसी एक्सेट्रा, कुछ बस जस्ट देख लें। देन आपने बता देना है कि आपके पास क्लोटिंग टाइम के अंदर बताएंगे, देखें वहाँ पे आपने बताया था ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग से स्टॉप ऑफ ब्लीडिंग तक का टाइम। यहाँ पे आपने बताया क्लोटिंग टाइम ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग से जब तक हमारे पास फिब्रिन थ्रेड नहीं ना बन जाता, ये तब तक का टाइम है। मेनली चार मेथड होते हैं, कैपिलरी ट्यूब मेथड उनमें से मेन मेथड है। इसके अंदर भी सेम उसी तरह आपने सबसे पहले स्पिरिट स्वैप चाहिए होता है, लेंसिट चाहिए होता है, कैपिलरी ट्यूब, स्टोवा, स्कॉच टेप और फिल्टर टेप आप चाहिए होता है। बल्कि आपको मैंने इसका देखिए नॉर्मल वैल्यू 1 से 5 मिनट होती है ब्लीडिंग टाइम की। यहाँ से आपको बताऊँ तो ऑपरेटर्स में आपको मैंने बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसी फिंगर को साफ करना है, ठीक है, उसे सूखने देना है। मतलब स्पिरिट स्वैप गीला होता है ना, तो आपने वो उंगली साफ की तो आपने उसे सूखने देना, ओके। देन आपने वहाँ से पंक्चर कर देना है। पंक्चर करने के बाद आपने क्या करना है, अब वहाँ से ना देखिए कि आपने ये नहीं करना आपने उसके जख्म के अंदर, मतलब जहाँ पंक्चर किया उसके अंदर घुसेड़ दें उस ट्यूब को। जैसे आपने ना कपिली ट्यूब का मतलब यही है, मतलब उसका मेथड ये है कि जब भी पंक्चर करके वहाँ से ब्लड निकल रहा है ना, तो अपने ब्लड के साथ लगा के रखना है, जैसे उससे ऑटोमेटिकली कैपिलरी एक्शन के जरिए वो ब्लड पीछे की तरफ मूव उस ट्यूब के अंदर खुद ही बढ़ जाएगा, आपने खुद भरना नहीं होता उसे। ओके, देन आपने जब वो बढ़ जाएगी ना, तकरीबन आपने उसे रूम टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करना है। देन आपने 1 से 2 सेंटीमीटर हर मतलब 30 सेकंड के बाद तोड़ना है। ओके, इसी तरह जब आपके पास फिब्रिन थ्रेड बन जाएगा तो आपने कहना है ये आपके पास प्रैक्टिकल, मतलब आपको जब तक बन जाएगा ना, तो अपने कहना है ये आपका वो आपका क्लोटिंग टाइम है। 2 से 9 मिनट इसकी नॉर्मल वैल्यू, आप एक बार फिर भी यूट्यूब से वीडियोज़ के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास ये ब्लीडिंग टाइम आपके पास प्रोलॉन्ग किसके अंदर होगा, कुछ हेरिडिटरी कंडीशन है, लाइक हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। उसके बाद एक्वायर्ड कंडीशन होती है, वाइटामिन के डेफिशिएंसी के अंदर हो सकता है, मेल ऑब्जॉर्प्शन वार्फिन थेरेपी के अंदर, ठीक है, बीएससी के अंदर। जस्ट उसके बाद आपका प्रैक्टिकल आ जाता है ब्लड ग्रुप मेजर करने के लिए। आपको पता है लंस स्टेनर ला आपको बताता है कि जब अगलीटो मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन के अंदर रिएक्शन होता है ना, तो देन हमारे पास वो क्लोटिंग वगैरह होते हैं। मेनली ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है हमारा मेन। अब आपके पास अपरेटस वही ग्लास टाइट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है, ड्रॉपर, स्टेराइल लेंसिट चाहिए होता है, स्प्रिट स्वैब और कवर स्लिप एक्सेट्रा, ये आपने एक बार खुद देख लेना है, ठीक है। अब आपके पास ना वहाँ पे एंटी सीरा पड़े होंगे। एंटी सीरा जो बी वाला होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है, मतलब ग्रीन कह रहा हूँ, येलो कलर का होता है। एंटी सीरा जो ए होता है ना आपके पास, वो आपके पास ये गिवन है, ओके। उसके बाद जो आपके पास ब्लू वाला होता है ना, वो आपने बताना एंटी सीरा, ये आपके पास बी वाला है। और जो डी वाला होगा ना एंटी सीरा डी, वो आपके पास ट्रांसपेरेंट सा होगा।
ठीक है, आपके पास एक डायरेक्ट मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है। जस्ट आप मैं आपको जो आप यहाँ पर परफॉर्म करवाते हैं ना, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले आपने पेशेंट का जो ब्लड लेना है, ठीक है। पेशेंट का आपने ब्लड लेके उसके अंदर अपने जो रेसिपिएंट है उसके एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन करवा देना है। अगर रिएक्शन हो जाता है तो हम कह देंगे ये हमारे पास इनकम्पेटिबल ब्लड है कि हम ट्रांसफ्यूज ना करें। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले आपने ना देखे 3 ग्लास वो मतलब 1 ग्लास स्लाइड ले लेनी है, ठीक है। उसके मतलब एक साइड पे मतलब नीचे करके आपने लिख लेना है, ठीक है। लिखना क्या है, ए बी और डी। आपने तीनों के जगह तीनों ब्लड डाल के, ठीक है, मतलब 3 ड्रॉप ब्लड डालने हैं अलग अलग अलग। अब एक में एंटीसिरा ए डाल दें, एक में बी डाल दें और एक में एंटीसिरा डी डाल दें, ठीक है। जहाँ पे आपकी वो कोagulation हुई होगी तो आपने बता देना कि आपका वही ब्लड ग्रुप है। ये आपने परफॉर्म किया होगा, लेकिन मैं जस्ट मैं आपको बुक से रीडिंग करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए आपने करना क्या है। ओके, आर एच डिटर्मिनिंग फैक्टर बिल्कुल मैं आपको सेम करवा चुका हूँ। अब आपके पास हैजर्ड कुछ ट्रांसफ्यूजन के हैजर्ड हो सकते हैं, मतलब इमीडिएट, मतलब आपको एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, डिलेड में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, आयरन ओवरलोड जिसमें हम चिलेटर्स दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जस्ट आपके पास लाइक अगर एक बंदे को इन्फेक्शन है तो वो आप में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। एड्स वगैरह हो सकता है, हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है, तो ये सारे डिलेड रिएक्शन में आ जाएंगे। तो ये आपके पास कुछ ब्लड रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे डीएलसी गिवन है, देखें। अगर लिम्फोसाइट कम है तो हम कहेंगे लिम्फोपीनिया, अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा है तो हम कह देंगे लिम्फोसाइटोसिस है, ठीक है। ये नॉर्मल वैल्यू आपने जैसे याद रखनी होती है। प्लेटलेट अगर आपको पता है कितने उनकी नॉर्मल होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख, और आप कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम कह देंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगा। इसी तरह न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपिनिया, इनकी नॉर्मल वैल्यू आपके पास गाइडलाइन के अंदर गिवन है, वो आपने देख लेनी है। ओके, अब यहाँ से देखिए मैंने इस पेशेंट की आपको ब्लड रिपोर्ट ऐड किया, देखेंगे हीमोग्लोबिन उसके अंदर है 11.6, मेल के अंदर होती है कितनी है 12 से 14 तक। एक ये वैल्यू देख ली और एमसीवी देख लिया, आम होता है 75 से 95, इसका 74 है, मतलब एमसीवी कम है तो हमारे पास हमने आइडिया हो जाएगा या अनीमिया कौन सा इसे हो रहा है। तो आइडिया हो जाएगा ये माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। एमसीएचसी को देखेंगे तो वो भी कम है, एमसीएच बल्कि एमसीएच देखा तो वो कम है, तो हमें आइडिया हो जाएगा ये हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमिया है और हाइपोक्रोमिक भी है, तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पेशेंट आपके पास गिवन है। तो इस तरह आपने जहाँ पे भी आप ब्लड रिपोर्ट आ जाए तो आपने कर लेनी है। कुछ बायोकेम नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। मेन 4 स्टेशन आपके थे एनाटॉमी के, ठीक है। उनमें से 3 स्टेशन जो भी हमने फिजियो के कर लिए और आपका 2 स्टेशन आ जाएंगे बायोकेम के। बायोकेम में आपका पहला प्रैक्टिकल लैब हैजर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। जब आप लैब में जाते हैं, अब हैजर्ड होता क्या है, अब कोई भी इंजरी हो जाए जो आपको डैमेज वगैरह मतलब आपकी बॉडी को डैमेज करे ना, तो हम कह देंगे ये आपके पास हैजर्ड है। ओके, अब लैब के अंदर आपको कौन कौन से हैजर्ड हो सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड हो सकते हैं, लाइक केमिकल वहाँ पे जो पड़े होते हैं वहाँ से कोई नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले प्रिकॉशंस आपने बताने को, आपने उनको ना सेफली उनके ऊपर टैग लगा कर रखना है कि ये हमारे पास खतरनाक केमिकल्स हैं, आमतौर पे लैब के अंदर लगे होते हैं, आपने उनको अच्छी प्रॉपर्ली मतलब केयर के साथ स्टोर करके रखना है। ओके, आपने जब भी जाना है ग्लव्स वगैरह पहन के जाना है लैब के अंदर। अब जब एक्सपोजर हो जाता है, लेकिन एक बंदा इसके ऊपर ना केमिकल कोई गिर गया है, तो सबसे पहले आपने उस एरिया को घबराना नहीं है, पैनिक नहीं कर जाना, 20 मिनट तक उसे धोना है। ओके, उसके बाद आपने एमरजेंसी कॉल 111122 पे कॉल कर लें, ठीक है। या वहाँ पे कोई मेडिकल ऑफिसर उसे बता दें, अगर आंखों में अंदर गिर गया तो वहाँ 15 से 20 मिनट तक आंखों के अंदर वो छींटे मारते रहें जब तक आपके पास कोई मेडिकल एड आ नहीं जाती। ओके, उसके बाद अगर हमारे पास केमिकल बंदे ने कुछ इंजेस्ट कर लिया ना, तो अपनी मुंह में उंगली मार के उसे केमिकल को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी आपने, ठीक है। वो आपने उस वहीं पे रहने देना और वक्त के साथ मतलब जब तक मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं आता तब तक आपने उसे मतलब या तो आप उसके ऊपर कोई और चीज़ इंजेस्ट करें अगर आपको पता है, लाइक अगर आपने कोई एसिड पी लिया तो आप कोई बेस उसके साथ ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेडिकल प्रैक्टिशनर तक आप सही हासिल करें। ओके, जब आपको बायोलॉजिकल हैजर्ड में बताएंगे, जब आपको कोई मतलब वहाँ पे कोई डीएनए कंटामिनेटेड कोई ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी के ऊपर लग गया, ठीक है, तो इसमें आपने बता देना कि मेनली आपने अलग उन्हें स्टोर करके रखना है, ठीक है। उनके आपने ग्लव्स पहन के जाना है, लैब कोट पहन के जाना है, प्रिकॉशंस आपको बता रहा हूँ जस्ट। तो आपने डिसइंफेक्टेंट यूज़ करनी है वहाँ पे। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई गिर जाता है ना, मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आपने प्लेट पकड़ी, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया डेवलप कर रहा था, आपने वो सिंपल ना ग्रो करवाया था आपने, तो वो आपके हाथों को लग गया, तो आपने सोप के साथ अच्छे तरीके से धोना है। अगर आपके पास वही आपने एयर अंदर चली गई ना आपके, तो आपने फ्रेश एयर के अंदर चल जाना ताकि वो आपको एयर ठीक हो, आपका जो हवा अंदर जाएगी ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ओके, फिजिकल हैजर्ड में आपके पास कोई स्लिप, आप वहाँ से चलते ही कोई गिर जाते हैं या आपके पास कोई प्रिक वगैरह लग जाता है फिजिकल ना, या कोई वैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई मशीन के अंदर, सेंट्रीफ्यूज के अंदर वगैरह के अंदर हाथ वगैरह आ सकता है ना, तो वो आपने बता देना। उनके प्रिकॉशन जो आपने बता देनी है वो आपने वहाँ पे जस्ट एक बार रीड कर लें। उसके बाद आपने जब आप कहीं पे वहाँ पे लैब के अंदर आग लग जाए, वहाँ पे मतलब कोई जली हुई चीज़ है, मतलब वहाँ पे कोई चीज़ जल रही थी, आपका हाथ वहाँ पे लग गया, ठीक है, या वैसे इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से वहाँ पे आग लग जाए, तो आपने प्रिकॉशंस क्या करने, सबसे पहले आपके पास वो फायर एक्सटिंग्विशर पड़े होने चाहिए, ठीक है। उसके पास आपके पास इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है उनकी सही वायरिंग हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट में आपने उस जो आग लगी हुई है उससे पहले बुझाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो अगर बंदे के ऊपर आग लगी उसके इर्द गिर्द ब्लैंकेट दे देने, जस्ट एक बार प्रैक्टिकल को रीड करें और बस आपका ये प्रैक्टिकल खत्म हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप की आपके पास सेल के सारे आपने पहले 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, ये आपका सेल की शेप है,
आप डिफरेंट मेथड हैं जब सेल को आइसोलेट कर सकते हैं। डिफरेंशियल सेल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं, डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, मतलब हमने एक सेल लिया उसे हमने डाल दिया किसके अंदर, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, और डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के करने लगे, उसमें अंदर क्या होगा कि हम ना डिफरेंट स्पीड के ऊपर से रोटेट करेंगे और वो आपके डिफरेंट स्पीड के ऊपर डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनली निकलाएंगे भाई। और डिफरेंट डेंसिटी को अगर करेंगे तो हम कहेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड है। तो परकोल ग्रेडियंट जो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हम ना मेनली परकोल यूज़ करेंगे, कोलोइड सिलिका को यूज़ करेंगे, जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड के जरिए हमारे पास क्या कर लेगा और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को अलग करवा देगा। मैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को अलग करवा सकते हैं। माइक्रोफ्लूइडिक्स आइसोलेशन होती है जस्ट, और इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकती है। ओके, माइक्रो डाइसेक्शन भी कर सकते हैं। माइक्रो डाइसेक्शन के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मैकेनिकल लाइसिस, मतलब आपने सेल को तोड़ के ऑर्गेनिज्म को निकालनी है अंदर से, तो हम मैकेनिकली तोड़ सकते हैं, केमिकल के जरिए तोड़ सकते हैं, वाटर का प्रेशर बढ़ा के तोड़ सकते हैं, ऑस्मोटिक लाइसिस, साउंड के प्रेशर फ्रीक्वेंसी से तोड़ सकते हैं, सोनिफिकेशन या एंजाइमेटिक लाइसिस करवा सकते हैं। ओके, होमोजेनाइजेशन नहीं, आपको जैसे आपको ये आइडिया होना चाहिए, आपके पास डायग्राम गिवन है, सबसे पहले आपने टिश्यू ले लिया, ठीक है, उसके आपने होमोजेनाइजेशन करवा ली, ठीक है, उसके अंदर आपने 10 मिनट, मतलब आपने ना 100 रेवोल्यूशन पर अगर मिनट के हिसाब से किया 10 मिनट के लिए, तो आपके पास जो वो नीचे जो सेल्स बैठ जाएंगे, सबसे पहले वो कहेंगे ये पैलेट है। फिर आपने ना 2000 रेवोल्यूशन 20,000 रेवोल्यूशन से रोटेट किया, जो आपकी मशीन थी सेंट्रीफ्यूज ना 15 मिनट के लिए, तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आपको मिल जाएंगे या क्लोरोप्लास्ट वगैरह मिल जाएंगे। फिर आपने 1 लाख मतलब रेवोल्यूशन उस पर उस मशीन को रोटेट किया 60 मिनट के लिए, तो आपके पास माइक्रोसोम मिल जाएंगे। आप 1.5 लाख पे 3 घंटे तक आप देखें तो पैलेट में राइबोसोम वगैरह आपने अगर लेने ना, तो ये आपसे पूछ सकते हैं अगर माइटोकॉन्ड्रिया निकालने हैं तो आपकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने बताना है 20,000 रेवोल्यूशन होंगे और 15 मिनट के लिए, एक्सेट्रा। इसे एक बार रीड कर लें, ठीक है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में हम स्पीड बढ़ा देंगे डी, ये आपने अंदर से एक डिफरेंस देख लें, जस्ट आपके पास पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब ये मशीन्स के जस्ट आपने नाम इनके ना नाम देखने हैं, देखें ऊपर लैच होता है, लिड होता है, चैम्बर होता है, ये आपके पास कौन सी सेंट्रीफ्यूज मशीन है, जस्ट आपके नाम देख लें। यहाँ पे आप माइक्रो लैब के ऑपरेटर्स को देख लें अच्छे से। उसके बाद आपके पास ये गिवन है इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑपरेटर्स, इसे देख लें, आपको आइडिया होना चाहिए बस इनके बारे में। अब ये आपके पास एक एक कटकला माइनस सेट को अपनी क्रोमेटोग्राफी से डिफरेंट कैसे करना है, सबसे पहले ना आपने एक पेज ले लेना, सिंपल ये पेज है ना, इनके नीचे आपने ना जो यहाँ पे जीरो सा बना हुआ है ना, यहाँ पे समझ लिया आपने, यहाँ पे अपने जो अमाइन वो जो डिफरेंट जिसने करना है ना, यहाँ पे डोट्स लगा लें, ठीक है। डोट्स लगाने के बाद आपने ना 10 ml एक सोलवेंट का सोल्यूशन लाना है, इसके अंदर भी आपके पास लिखा गया है 6 ml मैथनॉल डाल लें, डिस्टल वाटर डाल लें और एसिटिक एसिड वगैरह डाल लें। ये सारा आपने एक ग्लास के अंदर या बीकर के अंदर ले लिया, ठीक है। उस बीकर को आपने कवर कर देना है, देन आपने ना जो आपका जो पेज था ना, इसे उसके अंदर लटका देना है। अब ये पेज आप लटकाएंगे ना, ठीक है, जो जब सोलवेंट के अंदर वो हो जाएगा ना, तो वो ये होता है पेपर, जो फिल्टर पेपर में ना अपनी तरफ वाटर को ऊपर खींचता है, ये जब ऊपर की तरफ वाटर मूव करेगा तो वो आपका जो माइनस है ना, वो भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो डिफरेंट कलर शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता लग जाएगा, जैसे एक बार इसके स्टेप्स को रीड कर लें, देन आपने वो करने के बाद उसे एयर ड्राई कर लेना है, उसके ऊपर स्प्रे करना है नया हाइड्रेंट सोल्यूशन की, स्प्रे कर दें। उसके बाद उससे आपने करने के बाद हॉट एयर ओवन के अंदर रख देना है। देन 3 से 4 मिनट के बाद आपने निकालना है, तो आपको वहाँ से ना ब्लू स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, मतलब डिफरेंट मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिफरेंट ब्लू स्पॉट्स, और बस एक बार से देख लें और कुछ भी नहीं यहाँ से करने वाला। जस्ट डेफिनेशन आप एक बार रीड कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल हॉट एयर ओवन की आपके पास डायग्राम जस्ट इंपॉर्टेंट थी, आपके पास रख देंगे इंस्ट्रूमेंट और पूछ लेंगे ये कौन सा है और इसके पार्ट्स बताएं, एक ये देख लें, ये आपके पास वाटर बाथ को एक बार देख लें, इसके पॉइंट्स को। बिल रूबन वाला प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनका प्रिंसिपल आता है तो बताना है। सबसे पहले हमने सेल्फ लीनिंग एसिड के NaNO2 का साथ रिएक्शन करवाना है HCl के प्रेजेंट के अंदर, तो आपके बन जाएगा डाईएज़ोटाइड सेल्फ लीनिक एसिड, ठीक है। फिर उसका आपने बिल रूबन के साथ रिएक्शन करवा देना तो एजो बिल रूबन बन जाएगी। रीजेंट में हमने बताना सेल्फ लीनिक एसिड होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, कैफीन होता है, रीजेंट 1 2 3 के हिसाब से याद रखना है। और रीजन 4 में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा और टार्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। मेथड में आपने सिंपल वही अपनी जो आम करते होते हैं प्रोसीजर, कि सबसे पहले आपने वो दूसरा मुझे कर लेना है, मतलब टोटल बिलिरुबिन के लिए आपने क्या करना है कि दो मतलब टेस्ट ट्यूब्स ले लेनी है। सबसे पहले आपने 200 ml के अंदर R1 डाल देना, दोनों के अंदर रीजेंट रीजेंट 1 को 200 माइक्रो लीटर डाल देना, R1 मतलब डालना है उन दोनों के अंदर, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ना। उसके बाद आपने उनके अंदर ना एक एक ड्रॉप डाल देना है, जो R2 डाल देना है दोनों के अंदर, ठीक है। देन आपने R3 डालना है दोनों एक एक ml, और स्पेसिमिन डाल देना 200 माइक्रोलीटर दोनों ट्यूब्स के अंदर, मतलब दो ट्यूब्स ली थी उनके अंदर ये वैल्यूज बताई गई हैं, इस हिसाब से आपने वैल्यूज डाल देनी है, ठीक है। देन आपने 10 मिनट के लिए उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देना है, और फिर आपने रीजन 4 डाल के उन्हें 5 मिनट के बाद रूम टेम्परेचर पे छोड़ा ना, इंक्यूबेट करेंगे, तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन के मेरे फार्मूला जस्ट खुद देख लें, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो तीन आपको आनी चाहिए, ओके। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास पूरा पाथवे उसका गिवन है, जस्ट आपके पास इसकी वर्किंग में नहीं आएगी, यूजेस जस्ट नाम इनके पढ़ लें। माइक्रो पिपेट आपके पास आएगा ही आएगा, जो इंपॉर्टेंट 3 प्रैक्टिकल है आपके पास। प्लंजर होता है, उसके पार्ट्स देख लें, प्लंजर
उसके बाद इजेक्शन बटन होता है, फ्रिक्शन रिंग होती है, बॉडी होती है, उसके बाद टिप इजेक्टर होता है, टिप होल्डर, टिप कॉन, ये सारे आपने देखना है। पकड़ना कैसे है माइक्रो पेपर को, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार ये भी देख लें। ओके, ALT वाला प्रैक्टिकल है, इनका प्रिंसिपल याद करें। देखिए आपने एलानिन ऑक्सो ग्लूटरेट आपस में रिएक्शन करवाया, ये एलानिन ट्रांसमाइनेज की ALT की मदद से, तो पायरोवेट और साथ में ग्लूटामेट बन जाएगा। ओके, उसके बाद आपने पायरोवेट को NADH प्लस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करना है, LDH की मदद से बन जाएगा लैक्टेट और NADH। ठीक है, रीजन 1 आपके पास गिवन है, ट्रेस बफर वगैरह, रीजन 2 आपके पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद इनकी वो जो अपने वेवलेंथ वगैरह 340, 334 और 365 तीनों याद रखनी है। ओके, ये आपने इनका फार्मूला देख लेना है। उसके बाद प्रोसीजर में देखना है, 0.1 ml सीरम डाल देना है, और आपने 1 मिनट उसके बाद उनके आपस में मिक्स कर, रीजेंट आपस में मिक्स करने के बाद ना 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद रीडिंग ले लेनी है तीनों के बाद। कैलकुलेशन आपके पास फार्मूला जस्ट खुद देख लें। यहाँ पे जो ALT रेस किसके अंदर होगा, हेपाटाइटिस के अंदर देख लें। उसके बाद कार्सिनोमा ऑफ लिवर के अंदर, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर, वैसे कोई लिवर की बीमारी हो जाए या हमारे पास हेपाटाइटिस वगैरह हो जाए। ओके, तो ये आपके पास जो गिवन होते हैं ना, ये एक बस सिनेरियोस आपने खुद अच्छे से कर लेना है, ताकि अगर कोई आ भी जाए चीज़ तो आपको आती हो। AST रिजल्ट इंटरप्शन के अंदर आपको पता चाहिए, AST के अंदर ये प्रिंसिपल आपने जैसे याद रखना है कि एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटाराइड मिलकर ऑक्सैलोएस्टेट और ग्लूटामाइन बना देते हैं AST की प्रेजेंस के अंदर। फिर ऑक्सैलोएस्टेट NADH प्लस पॉजिटिव से रिएक्ट करके मैलेट बना देगा और NAD और H2O बना देगा। रीजेंट 1 आपको याद होना चाहिए, रीजेंट 2 याद होना चाहिए। सेम वही प्रोसीजर, 10 ml सीरम डालें टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने 200 माइक्रोलीटर डाल देना रीजेंट 1, और 5 मिनट के लिए इंक्यूबेट करना है। उसके बाद फिर 50 माइक्रोलीटर रीजेंट 2 डाल देना उसके अंदर, और 340 नैनोमीटर के ऊपर आपने ना रखनी है वो आपकी वेवलेंथ, और 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद और 3 मिनट के बाद आपने दोबारा देखना है। ठीक है, ये आपको बस गिवन है, यहाँ पे देख लें। और रेस किसके अंदर AST होता है ये भी देख लें। हेपाटाइटिस नॉन मतलब अल्कोहलिक फैटी सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाएगा, या वैसे कोई लिवर की इन्फेक्शन या पैरास्टामोल ओवर पॉइजनिंग हो जाएगी। पल्स का प्रैक्टिकल है, फाउंडेशन 1 मतलब मॉड्यूल 1 के अंदर प्रोफेशनलिज्म है, एथिक्स है और साथ में लीडरशिप है। ठीक है, सबसे पहले हम ना प्रोफेशनलिज्म में डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनलिज्म में क्या होता है, मेडिकल फील्ड में एज ए प्रोफेशनल आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको पेशेंट के साथ रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और अपना बिहेवियर एथिकल होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके इसके अंदर मतलब जब आप एथिकल बिहेवियर से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से या रिस्पेक्टफुल से पेशेंट से पेश आएंगे ना, तो उसके पेशेंट और आपके दरमियान एक अच्छा बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा। पेशेंट के दरमियान जब आपका बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा, वो आपके पास हर चीज़ आपको अपनी अच्छे से शेयर कर पाएगा। उसके पेशेंट इसमें आप होनेस्टली जब पेशेंट से पेश आएंगे ना, तो पेशेंट आपको अपनी हर चीज़ बताएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके क्या होगा, उसके अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर के अंदर आपकी पंक्चुअलिटी मैटर करती है, कि एक डॉक्टर कितना पंक्चुअल अपने काम के अंदर, आपकी अटेंडेंस मैटर करती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है ना, तो आप उसके ऊपर मतलब ये नहीं कि अगर गलती हो गया तो उसे माने ही ना, आप अपनी गलती माने और उसे फिर देन करेक्ट कर लें। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, देखें अगर पेशेंट ने आपको कोई अपनी एहसास बात बता दिया ना, अब पेशेंट का कोई भी अगर फैमिली रिलेटिव भी आ गया ना कि हमें वो बात बता दें, तो आपने उसकी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को अपने साथ महफूज रखना, ये भी एक प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है। ओके, देन आपने रिस्पेक्ट करनी है, पेशेंट के साथ जो लोग आए हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आपने उनकी रिस्पेक्ट के साथ अपने ड्रेस कोड का भी ख्याल करना है, मतलब अच्छे कपड़े पहने, ये भी प्रोफेशनलिज्म में आ जाएगा। ओके, आपने मतलब पेशेंट के इलाज के बाद उससे अपना रिस्पॉन्स फीडबैक लेना कि मतलब मैंने आपके साथ कैसा बिहेव किया, मतलब उसे कहना आप ओपन या अपनी हर चीज़ बताएं कि मतलब मैंने कोई अगर कोई इंप्रूव करने वाली चीज़ है तो वो भी बता दें। तो ये सारे आपके पॉइंट्स आपने रीड कर लेना है, प्रोफेशनलिज्म में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा एथिक्स, मतलब मेडिकल में आपके एथिक्स क्या है। एथिक्स में सबसे पहले आपके ना अनाटमी मतलब ऑटोनॉमी आ जाएगा, बेनिफिशंस, नॉन मेलेफिशंस और जस्टिस आ जाएगा। ऑटोनॉमी की देखें, अब ऑटोनॉमी में सबसे पहले आपने बताया कि देखिए एथिक्स का पहला चीज़ ये है, जब भी पेशेंट आया ना, देखिए अगर उसका ऑपरेट होना है और आपने पेशेंट को बताया कि जी इसका हल ऑपरेट है, और अगर वो कह रहा है मैंने ऑपरेट नहीं करवाना, तो देन आप उसके ऊपर थोप नहीं सकते कि वो मतलब वो ऑपरेट ही करवाए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑटोनॉमी। बेनिफिशंस में बताना है, सबसे पहले अपने पेशेंट का इंटरेस्ट देखने, अगर तो पेशेंट खाली पैराडोल से बच सकता है तो आपने उसे ड्रिप नहीं देनी। ठीक है, इसे कहते हैं बेनिफिशियंस। ओके, नॉन मेलेफिशिएंस में हमने बताना है कोई ऐसी चीज़ नहीं दे देनी, मतलब कोई अपने टेस्ट के लिए सिंपल पेशेंट को हार्म बचाने के लिए कोई और चीज़ें दें, उसे कहते हैं नॉन मेलेफिशिएंस। जस्टिस में बताना है कि आपने हर चीज़ उसे जो देनी है उन्हें बड़ी केयरफुली देनी है। ओके, देन आपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो आपके पास डिसिप्लिन के वाला कोड ऑफ कंडक्ट गिवन है वो आपने उसे अच्छे तरीके से फॉलो करना है। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब उसकी चीज़ों को बातों को किसी से शेयर नहीं करना, प्राइवेसी को मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद उसकी अगर अनएथिकल बिहेवियर नहीं उसके साथ शो करना। ठीक है, देन आपने उसकी हर बात को समझना है, उसकी हर नीड को समझना है, उससे पूरा करने की ट्राई करना है। और आपने कोई जेंडर या वगैरह उसके मतलब अगर वो आ भी गया मतलब कोई नॉन मुस्लिम भी है ना, आपने उसे ऐसे पेशेंट ट्रीट करना है, ना कि उसकी जेंडर के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से। ओके, और अपनी बाउंड्रीज को आपने अच्छे से ध्यान रखना है, मतलब अगर मेल हैं तो आपने के साथ चैफर होनी चाहिए। फीमेल लीडरशिप में आप बताना, अगर देखें आप एज ए लीडर वहाँ पे मौजूद है ना, ये आपके थर्ड एलो है पल्स का, अगर आप एज ए लीडर वहाँ पे मौजूद है ना, देखें आपके पास कोई केस आ जाता है तो मेडिकल में देखें
एज ए गुड लीडर आपका एक पॉजिटिव, ताकि आप लोग आपकी एग्जांपल दे सकें, ठीक है। सबसे पहले आपको ना एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एक्टिव लिसनिंग, देखें एक लीडर होता है ना, उसने हर एक की सुननी होती है, उसके अंदर एक्टिव लिसनिंग की पावर होनी चाहिए, ठीक है। और लोगों की बातों को समझने के अंदर पावर होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, ठीक है। उसके अंदर लोगों को मनाने की, मतलब एक बात के ऊपर आमादा करने के ऊपर पावर होनी चाहिए। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, अलग कॉन्फिडेंस लीडर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसकी दोनों वर्बल, देखें एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो हम बोल के कर रहे होते हैं, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब देखिए कोई लड़ाई हो भी जाती है ना, उसे उससे सोल्व करने के अंदर उसकी पावर होनी चाहिए, ओके। उसे किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने की पावर होनी चाहिए। ये सारे वो काम है, मतलब एक जो लीडर के अंदर होने चाहिए, ओके। तो आपने जैसे आप उसके अंदर के वो जब भी वो कोई डील, मतलब वो कुछ बात बताए ना, उसके अंदर ये पावर होनी चाहिए, उनसे एंड पे रिव्यू भी ले अपने जो वर्कर उनके साथ काम कर रहे हैं ना, तो ये सारे आपकी चीज़ें, ओके। नेक्स्ट मॉड्यूल 2 के 2 एलो है, रिसर्च और साथ में लीडरशिप। मैंने ग्रुप में वॉइस नोट भी शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं अच्छे से। रिसर्च के अंदर आपने सिंपल बताना है कि देखिए अगर आपके पास कोई भी रिसर्च आपने करनी है ना, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ना मेन याद रखना है, वहाँ पे एक होता है स्ट्रक्चर, देखें IMRAD को याद रखना है। आई से देखें, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है अपनी रिसर्च, जो किसके ऊपर देना है रिसर्च, आपने कौन से मेथड यूज़ किए हैं, आर से रिजल्ट्स का मतलब आपके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, ठीक है। उसके अंदर आपने डिस्कशन डी से डाल देनी है। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था ना, देखें जो आपने वो रिसर्च करनी है ना, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी मतलब उसकी किन स्टडीज़ की बेस पे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रिसर्च कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बता देंगे आप, ठीक है। उसके अंदर आपने कौन से मेथड यूज़ किए हुए हैं उस स्टडी को मतलब डन करने के लिए, या वैसे आपके अंदर कितने लोग थे, आपके कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं, ये सारा मेथड में अंदर आ जाएगा, ठीक है। मेथड के बाद आपने बताना कि आपने उस रिसर्च के अंदर के कितने उसे टेबल्स की फॉर्म में बताया, ग्राफ बनाया है, या फिगर्स की फॉर्म में वो एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। उसके बाद आपने बता दूँ जो आपने रिसर्च किया उसके अंदर आपने रिजल्ट कैसे इंटरप्ट किए हैं, उसे कितने लोगों से डिस्कस किया, ठीक है। उसके अंदर प्रीवियस स्टडीज हो चुकी हैं उसके हम साथ कंपेयर किया कि नहीं किया। तो ये सारे आपके रिसर्च के आप बताएंगे रिसर्च के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है। लीडरशिप में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखें वर्बल मैंने आपको बताया जो हम बोल के कर रहे होते हैं, नॉन वर्बल होती है जो आप देखें एक पेशेंट आपके पास आ गया, वो कोमा की हालत में, मतलब वो सिर्फ ना आपके इशारे समझ सकता है और बोल नहीं सकता। देन आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अप्लाई करेंगे। नॉन वर्बल में देखें आपके बॉडी लैंग्वेज आ जाएगी, फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएंगे, गेस्चर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें देखें देखिए अब आप एक पेशेंट के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपका और पेशेंट के दरमियान एक अलग बॉन्ड डेवलप होगा, ठीक है। उसमें आपकी एम्पैथी पेशेंट का शो कर सकते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह से प्रोफेशनलिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है। उससे पेशेंट आपके साथ फील सेफ फील करेगा, ओके। लीडरशिप में आपको पेशेंट के को कॉन्फिडेंस में लेना होता है, उसकी सारी बातें समझनी होती हैं, और आपके पास एक गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आपके अंदर ना एक्टिव लिसनिंग, देखें जो एक्टिव लिसनिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि देखें क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर आपने लोगों पेशेंट्स की डिफरेंट बातें सुनी होती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको फिर ये अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि नॉन वर्बल स्किल्स आपके वेल डेवलप होनी चाहिए। जैसे आपने ये चंद पॉइंट्स हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप ये देख लें। देन आपका फाउंडेशन मॉड्यूल के आ जाता है CFRC, उसमें हैंड वॉशिंग स्टेप्स हैं, देखें जस्ट एक बार देखें। सबसे पहले आपने हैंड वॉश किए, आपने सोप लगाया, अपने हाथों को रब किया, पीछे से रब किया हाथों को, तो एक बार डायग्राम देखें आपने किस किस तरीके से ना सारा करना है, ओके। नेक्स्ट आपका जो आज का आपने रेडियल पल्स कैसे लेनी है, आपने ये ना जस्ट देखें जो आप वीडियोस देख रहे होते हैं ना यूट्यूब वगैरह से, तो आपको जस्ट वो दिखा रहे होते हैं कि ये आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें। तो मेन आपने ये स्टेप, जब तक एक स्टेप भी मिस करेंगे ना वहाँ पे जाके UHS में, तो आपका नंबर काटेगा। तो एक बार इसे रीड करें। सबसे पहले आपने देखें वो कह रहा है अपने हाथ आपके गर्म होने चाहिए, ठीक है। आपने सोप से अच्छे तरीके से धोए होने चाहिए। आपने अपने फिंगर्स 3 फिंगर जो वहाँ पे करनी है, बल्कि हैंड वॉशिंग आपको स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पेशेंट की रेडियल पल्स लेनी है, आपने खुद अपने हाथों को सैनिटाइज पहले करना है, ठीक है। अपने इक्विपमेंट जो चाहिए वो ले लेने हैं साथ अपने। अब रेडियल आर्टरी को लोकेट करना है, ठीक है। उससे ऊपर प्रेशर देके फील, अपनी जो इंडेक्स फिंगर है ना, उससे आपने फील करना है कि आ रही है पल्स क्या नहीं। देन आपने हल्का सा उसे प्रेस कर देना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद आपने उसे तकरीबन अब 1 मिनट तक उसकी देखना है स्टॉप वॉच के जरिए कितनी पल्स आ रही है, ठीक है। देन अपने हाथ धो लेने हैं, ये आपके पास पूरा आ जाएगा रेडियल पल्स के बारे में। उसके बाद आपके रिस्पायरेटरी रेट में सारा कुछ यही सेम करेंगे, लेकिन ना रिस्पायरेटरी रेट हम पेशेंट को बता के चेक नहीं करते। हमने वही बताना, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है, मैं आपका मुआयना करूँगा, मैं इसके दौरान आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये एक्सप्लेनेशन आपने दे के ना, उससे कंसल्ट लेके देन आपने ना उसके ना हाथ पकड़ लेना, ताकि उसकी पल्स उसे लगे आप उसकी पल्स चेक करें। क्योंकि अगर आप उसे रिस्पायरेटरी रेट देखेंगे ना, तो वो उसे चेंज भी कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर वो फिजिकली वो शो करा सकता है कि मतलब उसका रेट में कोई खराबी आ सकती है। सिंपल आपने उसका पल्स लेते हुए ना उसकी मतलब चेस्ट की अपर रेस कितनी बार हो रही है, नीचे कितनी बार जा रही है, ये गौर से देखना है, ठीक है। तो उसमें आपको पता लगेगा उसका रिस्पायरेटरी रेट कितना है, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू आपको आइडिया होनी चाहिए कितनी है, ठीक है। ये 16 to 20 ब्रेथ पर मिनट होता है, ओके।
नेक्स्ट ब्लड प्रेशर आपने कैसे लेना है वो आपने एक बार यूट्यूब से वीडियो देख लेनी है, स्टेप्स आपके पास गिवन है। ओके, देन आपके पास आ जाएगा ग्लविंग। ग्लविंग कैसे करनी है मैंने आपको ग्रुप में वीडियो शेयर की हुई है, जस्ट आप उसे देख लें, स्टेप्स आपको मैंने यहाँ से बता दिए हैं। नेक्स्ट आपके पास वेन पंक्चर कैसे करनी है और पेलर को कैसे देखना है, तो जस्ट आपके पास ये वेन पंक्चर के स्टेप्स हैं, एक बार इसे रीड कर लें। नीडल का एंगल देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसे साफ़ करना है जहाँ से ब्लड लेना है, पेशेंट से कंसेंट लेनी है, ठीक है। पेलर मतलब पेशेंट का अगर उसे जॉन्डिस हुआ हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए पेलर वाला टेस्ट होता है। आपने उसकी आंखों के अंदर क्या देखना है, कंजक्टिवा के अंदर रीड कर लें, ठीक है। उसकी टंग के ऊपर से क्या देखना है, सकता ये आपका आ जाएगा, ठीक है। मेन यही था आपका, ये CFRC भी आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके पैथो का प्रैक्टिकल आ जाएगा। पैथो का प्रैक्टिकल के अंदर सिंपल आपके अंदर ना चंद चीज़ें हैं, एलोज ये हैं। सबसे पहले तो आपको ना नेक्रोसिस की टाइप से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वो आपको कोई डायग्राम दे सकता है और वो पूछ सकता है कौन सी नेक्रोसिस है। A, C, Y और N याद रखना है। N से न्यूक्लियस, C, Y से साइटोप्लाज्म और A से आर्किटेक्चर, ठीक है। नेक्रोसिस की 3 टाइप होती हैं, कोआगुलेटिव, ल्यूकोफेक्टिव और साथ में केशियस नेक्रोसिस। देखिए, आम अलाइव सेल आपके पास गिवन ही है। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होगा, जो आर्किटेक्चर है ना वो बिल्कुल सेम रहेगा, मैंने टिक किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म है वो भी खत्म हो चुका होगा, न्यूक्लियस भी खत्म हो चुका होगा। ल्यूकोफेक्टिव में देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा सेल ही खत्म हो गया, मतलब ना आर्किटेक्चर ठीक है सेल का, ना उसके साइटोप्लाज्म बचा है, ना कोई न्यूक्लियस बचा, ठीक है। उसी तरह कैशियस नेक्रोसिस में ना कोई आर्किटेक्चर बचा, ना कोई साइटोप्लाज्म बचा है। ये आपको डायग्राम जस्ट आपने देखनी है, आपको आइडिया हो जाएगा। अब आपके पास कैल्सिफिकेशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कैल्सिफिकेशन एक होती है डिस्ट्रोफिक, एक है मेटास्टेटिक। देखें, जब बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डेड हो जाता है ना, डेड होने के बाद वहाँ पे ना कैल्शियम की डिपोजिशन होने लग जाती है, और वह हम कह देंगे ये हमारे पास डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है। ये हाइपर कैल्सीमिया के अंदर मेनली हो रहा होता है, नहीं नॉर्मल मतलब आम कैल्शियम के अंदर हो रहा होता है ये। मतलब कोई टिश्यू डेड हुआ, वहाँ पे कैल्शियम की डिपोजिशन होगी और वहाँ पे कैल्शियम जमा होने लग गया। जब ये मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में अंदर हाइपर कैल्सीमिया होगा, मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगा, और वो कैल्शियम आम नॉर्मल टिश्यूज़ के अंदर जाकर स्टोर होने लग जाएगा। यहाँ पे डेड टिश्यू नहीं होगा, नॉर्मल टिश्यू के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा, और हम कह देंगे ये वहाँ पे स्टोर होकर वहाँ पे कैल्सिफिकेशन काज करवा दिया। ये आपके पास देखें, अगर ये नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट थे, अब नॉर्मल सेल्स देखें 6-7 है, यहाँ पे जब उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, सेल का साइज इंक्रीज खराब हो जाएगा, सुकुड़ जाएंगे तो हम कह देंगे एट्रोफी हो गया। मेटाप्लेजिया में अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो गया, देखें बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। हाइपरट्रोफी में देखिए आम सेल्स का साइज कितना, और ये बहुत ज़्यादा साइज बड़ा हो गया है। डिस्प्लेजिया में देखिए उनका साइज, उनका शेप ही खराब हो गया है। तो ये थी आपकी पूरी ओएसपी ऑफ लोक 1।